हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। तो आपका यूनिक्स में कौन से सिस्टम कॉल के थ्रू आप न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं? तो दैट इज फोक। ठीक है, फोक सिस्टम कॉल से आप न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। और अगर आप विंडोज़ की बात करें तो वहाँ पे क्रिएट सिस्टम कॉल को यूज़ किया जाता है। और सिर्फ ऐसे क्रिएट नहीं रहता, इट इज़ क्रिएट प्रोसेस। ठीक है, सो ऑप्शन बी आप कह सकते हैं कि विंडोज़ में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। और जो ऑप्शन ए है फोक सिस्टम कॉल, इसको आप लिनक्स और यूनिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन सेकेंड। ओके, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। कोई भी प्रोसेस के टर्मिनेट होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? नॉर्मल एग्जिट ऑब्वियसली हो सकता है, फैटल एरर हो सकता है, इट इज किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करें भाई। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कुछ जो बेसिक चीज़ें होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और कभी वही एग्जाम में आ जाता है तो फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को और हर कंसेप्ट को लेके चलिए। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है या ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा और आप चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फाइन, ओके। सो अ मॉनिटर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? क्या ये एक सेमाफोर का टाइप है? इट इज लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट और हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट और नन ऑफ दैट। तो सबसे पहले मॉनिटर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं करूँ तो इट इज हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट। ओके, अब इसके बारे में क्या है, मॉनिटर की अच्छी बात यह है कि इट इज सपोर्टेड बाय मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट इज सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका हो जाएगा जावा का ही एक एग्जांपल है कि जावा सपोर्ट मॉनिटर्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मॉनिटर्स क्या है। सबसे पहले तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट इज हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, इट इज कलेक्शन ऑफ कंडीशन वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स combined together to form the module और पैकेज। ठीक है, जो आपके सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपके पास क्या क्या होंगे मॉनिटर के अंदर? एक सेकेंड। मॉनिटर के अंदर आपको कंडीशन वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है, कंडीशन वेरिएबल्स के अलावा आपको प्रोसीजर्स मिलेंगे। मॉनिटर में क्या क्या है? कंडीशन वेरिएबल, सीवी लिख दे रही हूँ मैं इसको, और इसके अलावा आपको प्रोसीजर्स मिलेंगे। ठीक है, और इन कंडीशन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आप दो स्पेशल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, दैट इज वेट एंड सिग्नल। कंडीशन वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है। और एक टाइम पे ये जो मॉनिटर वाला पार्ट है, जैसे आप जावा में क्लास बनाते हैं ना, क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उसी के अंदर आप प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं, क्लास को क्लोज कर देते हैं। उसी तरह से आप मॉनिटर को कंसिडर करिए कि हमने एक मॉनिटर बनाया, मॉनिटर को नाम दिया, उसके अंदर हमने कंडीशन वेरिएबल्स बनाए और उसके अंदर हमने प्रोसीजर्स बनाए। ठीक है, और आपका जो ये कोड है, ये जो ब्लॉक है मॉनिटर, इसको एक टाइम पे इसके अंदर कोई एक ही प्रोसेस एंटर कर सकता है। ठीक है, ये जो मॉनिटर वाला ब्लॉक है इसके अंदर एक टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस होगा जो एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो और जो कंडीशन वेरिएबल्स है, कंडीशन वेरिएबल्स आपके वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन, जैसा आपका सेमाफोर में होता था, उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करता है। ठीक है, अ प्रोसीजर डिफाइंड विद इन अ question mark can access only those variable declared locally within question mark and its formal parameter। तो अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया है, दिस इज अबाउट द मॉनिटर्स। ठीक है, तो इसको फिल करके रीड करते हैं। अ प्रोसीजर डिफाइंड विद इन अ मॉनिटर can access only those variables declared locally within the monitor and its formal parameters। Fine, so option D is correct for this question। okay, next question पे आते हैं। message passing system allows processes to, message passing system जो है आप क्या प्रोवाइड करता है प्रोसेसेस को, क्या चीज को अलाउ करता है? कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस, कम्युनिकेट with one another by reshorting to share data, name the recipient or sender of the message। so option A is correct। message passing system allows processes to communicate with each other without sharing the same address space। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
which system call can be used by parent process to determine the termination of child process। ठीक है, तो पहले इसका जवाब देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वेट। अब ये जानिए कि जो आपका ये वेट सिस्टम कॉल है ये कैसे काम करता है, ठीक है, और इसका क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए वेट क्या है, जैसे हमारे पास एक पेरेंट है, पेरेंट को P1 कह रहे हैं, उसके पास 3 चाइल्ड्स हैं, C1, C2 एंड C3 एंड C4। ठीक है, जैसे अगर ये P1 है, ये अगर वेट सिस्टम कॉल को कॉल कर लेता है, इसने कहा वेट, ठीक है, अगर ये वेट सिस्टम कॉल को एक्सेस करता है या वेट सिस्टम कॉल करेगा, तो क्या होगा, जो भी प्रोसेस वेट सिस्टम को कॉल कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड स्टेट में। ठीक है, ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। कब तक, वो तब तक ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा जब तक इसके जितने भी चाइल्ड है, जैसे C1, C2, C3 एंड C4, 4 चाइल्ड है, इनमें से कोई एक सॉरी, जब तक कोई एक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक आपका ये जो प्रोसेस है जिसने वेट को कॉल किया है, वेट सिस्टम कॉल को कॉल किया है, वो तब तक ब्लॉक रहे, मतलब जब तक कोई भी एक चाइल्ड आपका टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे C1, C2, C3 में कोई भी एक अगर टर्मिनेट हो जाता है तो आपका जो P1 है वो अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर देगा या फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आई रिपीट, शायद बीच में थोड़ा सा खांसी आंसी आ गई तो मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जैसे P1 हमारे पास पेरेंट है और आपके पास ये P1 हमारे पास एक पेरेंट है, और अगर ये वेट सिस्टम कॉल को कॉल कर रहा है, वेट को कॉल कर रहा है, तो ये खुद ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। मतलब जो भी वेट के लिए वेट सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, और उसके बाद जब तब तक ये ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा जब तक इसके जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं इनमें से कोई एक टर्मिनेट ना हो जाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन क्या था कि विच सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो अपने आप जैसे ही कोई भी चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होगा, आपका जो पेरेंट है वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर लेगा या फिर आप कह सकते हैं रिज्यूम कर लेगा। ठीक है, चलिए, process synchronization can be done on hardware level, software level, both hardware and software level, and none of the mentioned. तो process synchronization can be done by both hardware and software level। तो hardware का example है जो आप कहते हैं test and set, कंडीशन या इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हैं, टेस्ट एंड सेट। ठीक है, तो ये जो है हार्डवेयर लेवल पे काम करता है। सॉफ्टवेयर पे आपके पास बहुत सारे आपने पढ़े, आपने पेटरसन पढ़ा, डेकर्स पढ़ा, आपने बेकरी सॉल्यूशन पढ़ा, तो वो तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में थे। ठीक है, और हार्डवेयर के फॉर्म में आपका टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन बाय बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider a virtual memory system with FIFO page replacement policy for an arbitrary page access pattern increasing the number of page frames in main memory। तो FIFO page replacement algorithm का आपको ड्रॉबैक पता है कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जब आपका नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ाते हैं तो आपके पास जो पेज फॉल्ट है, ठीक है, ये भी बढ़ता है। जबकि जो पेज रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है, मतलब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज होंगे, लेकिन जो फीफो है इसमें ये कभी कभी ये फिट नहीं होता। जब आप फीफो पेज रिप्लेसमेंट में जब आप नंबर ऑफ पेजेस को बढ़ाते हैं, फ्रेम्स को बढ़ाते हैं, तो आपके पास पेज फॉल्ट भी बढ़ जाता है। इसे हम बिलेडीज एनॉमली भी कहते हैं। ठीक है, बिलेडीज एनॉमली भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, समटाइम्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। तो जब भी आप फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पेज फ्रेम्स को बढ़ाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो पेज फॉल्ट्स है वो बढ़ जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए, द स्ट्रेटेजी ऑफ अलाउिंग प्रोसेसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्पररी सस्पेंडेड इज कॉल्ड। आप जैसे आपके पास कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, आप उसको कुछ देर के लिए क्या करते हैं, ब्लॉक्ड स्टेट में या सस्पेंड कर देते हैं। ये कौन सा फीचर है, तो ये आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का फीचर है। अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड को यूज करते हैं तो आप उसको बीच में नहीं स्टॉप कर सकते किसी प्रोसेस को जब तक वो अपना पूरा पूरा बस टाइम ना ले ले। ठीक है, सो फोक सिस्टम कौन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, मेरे ख्याल से आप इसको तुरंत ही गेस कर लेंगे। तो फोक इज द डिस्पैचिंग ऑफ टास्क, नो। द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब, नो। द क्रिएशन ऑफ न्यू process, the fork is the creation of new process, and it is used to increase the priority of task, no, none of the above। So option C is correct here। okay, next question पे आते हैं, threshing।
Okay, what is thrashing? Is a natural consequence of virtual memory system, can always be avoided by swapping, always occur on large computer and can be used by poor paging algorithm and none of the above. तो इसके लिए करेक्ट आंसर हम डिस्कस करने से पहले पहले मैं बताऊं कि थ्रेशिंग होता क्या है. ठीक है, थ्रेशिंग को ऐसे समझिए, if the page fault and swapping happens very frequently at higher rate, then operating system has to spend more time in swapping these pages. ठीक है, then this state of in operating system is known as a thrashing. मतलब जब भी आपके पास ऐसा स्टेट आता है, आपके पास ऐसी सिचुएशन अगर होती है कि आपके पास जो पेज फॉल्ट है, पेज फॉल्ट अगर आपके बढ़ेंगे तो आपको स्वैपिंग भी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो बार बार अगर आपके पास पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं तो आपको स्वैपिंग भी फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, तो जिससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड होगा, इन स्वैपिंग. ठीक है, इसको हैंडल करने में जिसे आप पेज सर्विस टाइम कहते हैं उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा. ठीक है, सो इस स्टेट को क्या कहते हैं, थ्रैशिंग कहते हैं. ठीक है, और थ्रैशिंग होने से क्या होता है, आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, जबकि हम क्या चाहते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन को हाई रखना चाहते हैं. ठीक है, तो higher page faults causes more of swapping, and that causes operating system to be busy in page service time, yeah, page servicing, or you can say in swapping. ठीक है, most of the operating system time is involved in the swapping these pages, right? So this is called the thrashing. So it can be caused by the poor paging algorithm and it is concerned with the paging technique. ठीक है, fine. Okay, a system program that sets up an executable program in main memory ready for execution is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज लोडर. लोडर और लिंकर के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी. Let's discuss this. What is linker and what is loader? ठीक है, linker is a special program that combines the object files, first point, and generated by the compiler or assembler and other pieces of code to originate an executable file having exe एक्सटेंशन. ठीक है, तो आपका जो exe फाइल है उसको कौन बनाता है, लिंकर. कैसे बनाता है, कई सारी जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है जो आपने आपके कंपाइलर या असेंबलर जनरेट करके जो ऑब्जेक्ट फाइल दी थी उनको कंबाइन करेगा और उसके लिए जो भी अदर रिक्वायर्ड कोड्स हैं उनको उसमें ऐड करेगा और उसके बाद exe फाइल को प्रिपेयर करके लिंकर क्या करता है, इसको लोडर को पास कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग क्या करते हैं जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो चाहे आप जब सी प्रोग्राम करते हैं तब हम उसमें लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, या फिर जावा में भी आप ढेर सारी लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं. ठीक है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं एक्चुअली यहाँ पे हम जावा में, और उसमें सी में हम लाइब्रेरीज वगैरह को ढेर सारी ऐड करते हैं. तो उस लाइब्रेरी को एक्चुअली जो प्रोग्राम आपको रिक्वायर्ड है उसको आपके प्रोग्राम के साथ जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपेंड करने का भी काम किसका होता है, लिंकर का होता है. इन द ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर सर्चेस एंड अपेंड ऑल द लाइब्रेरीज नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइल. It regulates the memory space that will hold the code from each module, and it also merges two or more separate object program and establish link among them. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे इग्नोर मत करिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन. सो लिंकर एंड लोडर आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये लिंकर क्या करेगा, कंपाइलर या असेंबलर जो आउटपुट जनरेट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करेंगे, इन सबको कलेक्ट करेगा और उनके लिए जो और भी जो कोड या पीस ऑफ कोड रिक्वायर्ड है उनको कंबाइन करके ये exe फाइल को क्रिएट करता है. ठीक है, लाइब्रेरीज वगैरह को ऐड करना या स्पेस एलोकेट करना, ये सारा कुछ किसका काम है, ये आपका लिंकर का काम है. अब लोडर की बात करते हैं. सो लोडर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कोड फ्रॉम लिंकर. ठीक है, एंड लोड्स इट टू द मेन मेमोरी. ओके, एंड प्रिपेयर्स दिस कोड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द computer. Okay, and loader allocates memory space to the program. Very important. ठीक है, so these two are very important, इसलिए मैंने इसको अलग से स्लाइड में मेंशन कर दिया था. चलिए एक डायग्राम भी देख लीजिए. सोर्स कोड किसके पास है, कंपाइलर के पास. ठीक है, कंपाइलर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट कोड बनाया. ठीक है, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट कोड बनाया और ऑब्जेक्ट कोड को किसके पास किया गया, लिंकर के पास. और लिंकर ने क्या किया, जो अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं तो उनको आपस में कनेक्ट किया. जो एडिशनल फाइल्स या लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है या पैकेजेस रिक्वायर्ड है, इन सबको ये ऐड करेगा और उसके बाद उसका exe फाइल बना के देगा लिंकर, एंड
फिर लोडर उसको एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा और उसे मेन मेमोरी में भेजेगा ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। सो दिस इज अ होल प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आपका कहाँ पे काम करता है, दैट वर्क्स इन द कैश मेमोरी। तो आपके पास दो तरह के यहाँ पे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के दो पार्ट है, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशियल लोकेलिटी। स्पेशियल लोकेलिटी, ठीक है। स्पेशियल इज रिलेटेड टू स्पेस, स्टोरेज स्पेस, एंड टेम्पोरल इज रिलेटेड विद द टाइम, ठीक है। चलिए, द रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज योर पॉइंटर। पॉइंटर इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एड्रेस, ठीक है। सो रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नोन एज द पॉइंट, ठीक है। इसमें बहुत डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है। सो थ्रेशिंग कैन बी अवॉइडेड इफ, थ्रेशिंग को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सो ऑप्शन आर गिवन। द पेजेस बिलोंगिंग टू द वर्किंग सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर इन मेन मेमोरी, द स्पीड ऑफ CPU is increased, the CPU of input output processor is increased, all of the above and none of the above, but option A is correct। क्यों, जैसे देखो थ्रेशिंग को हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, हमारे पास 5 प्रोग्राम है, से आपके पास 5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, P1 P2 P3 P4 एंड P5। आपने सबको क्या किया है, पेजेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, सबको पेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो हमने क्या किया, जितने भी प्रोग्राम है हर एक प्रोग्राम का पहला पेज से स्मॉल p1, ठीक है, P2 का भी पहला पेज, P3 का भी पहला पेज, P4 का भी पहला पेज और P5 का भी पहला पेज हमने ला के रख लिया, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका प्रोसेसर सिर्फ पहले पहले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा वहीं पे रुक जाएगा, नहीं। हाँ, प्रोसेसर क्या करेगा, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन करता है ना। तो अगर प्रोसेसर ने P1 की डिमांड की है तो उसे ऑब्वियसली P2 P3 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे, आपने क्या किया, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए जितने भी आपके पास प्रोग्राम थे सबका पहला पहला पेज आपने उठा के रख लिया, ठीक है। तो प्रोसेसर ने इसके फर्स्ट पेज को एग्जीक्यूट किया, अब इसको P2 की जरूरत है, मतलब पेज नंबर 2 की जरूरत है, तो क्या होगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, स्वैप हुआ। मान लीजिए अगर P2 की बात करें तो P2 के P1 की, मतलब प्रोसेस 2 के या प्रोग्राम 2 के पेज नंबर 1 की बात करें, इसने पहला पेज इसका एग्जीक्यूट कर लिया, इसे फिर से P2 की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रोग्राम 3 के भी पेज नंबर 2 की जरूरत है, प्रोग्राम 4 के पेज नंबर 2 की जरूरत है। तो ऐसा सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको क्या होगा, इसकी मतलब नेक्स्ट पेजेस की जरूरत होगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक पूरे वर्किंग सेट ऑफ प्रोग्राम को उठा के लाएं, ठीक है, दैट आर क्लोजली रिलेटेड। जैसे हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मेथड यूज करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई अगर ये वाला अगर एक प्रोग्राम है, इसका इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका इंस्ट्रक्शन 2 या इंस्ट्रक्शन 3 प्रोसेसर डिमांड करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप रिलेटेड पेजेस को ला के रखेंगे तो आप नंबर ऑफ जो पेज फॉल्ट्स हैं इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और पेज फॉल्ट्स रिड्यूस होंगे तो आपका थ्रैशिंग भी आपका अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, सारे जितने भी प्रोग्राम्स है सबके कुछ कुछ पेजेस को उठा के हमने रख लिया, और उसके बाद आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ी और उसके बाद आपके पास थ्रैशिंग वाली प्रॉब्लम हो, अचानक से आपके पास पेज फॉल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, फाइन। चलिए, रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल इज परफॉर्म्ड बाय, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लिंकर। अभी हमने लिंकर के बारे में डिस्कस किया है, सो एक पॉइंट आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल इज परफॉर्म्ड बाय द लिंकर, फाइन। नेक्स्ट आते हैं, इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन is hardware necessary to implement paging? Store page at a specific location on disk is useless when swapping is used, is part of operating system paging algorithm। यहाँ पे आपका जो एड्रेस ट्रांसलेशन का काम होता है उसके लिए आपके पास एक स्पेशल वो है पार्ट है, दैट इज MMU, दैट इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एंड इट इज हार्डवेयर। सो इट इज अ हार्डवेयर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द पेजिंग, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग is or are is language processor, assembler yes, compiler yes, interpreters yes, so all three are correct, so option D is correct for this question, fine। Next, the memory allocation scheme subject to external fragmentation। तो external fragmentation कब आता है, जब आप वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग करते हैं,
ठीक है। देखिए आप इसको देखिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब आप फिक्स्ड लेंथ पार्टीशनिंग करेंगे तो आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है, ठीक है। जब आप वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग करेंगे तो आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के पास हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना हमारे पास कोई मेथड है, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो आपका अगर आप वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग कहाँ यूज करते हैं, ऑब्वियसली सेगमेंटेशन में यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आएगा कहाँ पे आएगा, वो सेगमेंटेशन में आएगा। अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात होती तो हम कहते हैं कि हमें पेजिंग के केस में हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जहाँ पे पेजेस को आपने फिक्स कर दिया, मेमोरी पार्टीशन को फिक्स कर दिया, वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह हो जाए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बाद से। ओके, सो कंसीडर अ मशीन विथ 64 MB फिजिकल मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी की बात हो रही है। आपका मेन मेमोरी क्या है, 64 MB का है, मतलब 2 टू द पावर, ये 6 हुआ, ये 20 हुआ, दैट इज 26, ठीक है। मतलब 64 इज टू पावर 6, ठीक है। MB का मतलब 2 पावर 20, तो हमने क्या बनाया 2 पावर 26। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपका जो मेन फिजिकल एड्रेस है कितने बिट का होगा, 26 बिट का, ठीक है। एंड आपका जो वर्चुअल एड्रेस है वो कितने बिट का है, 32 बिट का, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस आपका 32 बिट है। और इसको जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट, ठीक है। एंड जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज पेज नंबर एंड ऑफसेट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द पेज साइज इज 4 KB, पेज साइज, अच्छा अब एक और चीज, पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है दोनों सेम होते हैं। तो अगर हम पेज साइज के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी है ये निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों का ऑफसेट में कितने बिट रिक्वायर्ड होंगे और हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखो, तो क्या कह रहा है कि पेज साइज क्या है 4 KB, मतलब पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर 4 KB। 4 KB मतलब 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 10, मतलब 2 पावर 12। तो यहाँ पे 12 बिट ऑफसेट के लिए रिक्वायर्ड होगी और यहाँ पे भी 12 बिट ऑफसेट के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो फ्रेम नंबर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पे पेज नंबर के लिए कितना हो जाएगा 20, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हमें देखना है कि पेज टेबल साइज क्या होगा। पेज टेबल साइज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस मीन्स 2 पावर 20, ठीक है, इनटू साइज ऑफ ईच एंट्री। तो ये हो जाएगा 2 बाइट्स। तो हमारे पास जो टोटल साइज आ जाएगा दैट इज 2 मेगाबाइट्स, ठीक है, दैट इज 2 MB। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैं रिपीट करती हूँ, पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से आप अपने फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करेंगे। हमने दोनों को पहले डिवाइड किया, ठीक है, फिजिकल एड्रेस को और आपका जो लॉजिकल एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस था, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया। हमें ज़रूरत सिर्फ इसकी थी, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस की या वर्चुअल एड्रेस को डिवाइड करने की जरूरत थी। हमें पता चला कि हम कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दैट इज 2 पावर 20। क्यों, क्योंकि पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 बिट चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ पेजेस क्या हो गए 2 पावर 20, और पेज टेबल साइज इक्वल टू 2 पावर 20 इंटू 2 बाइट्स, दैट इज 2 MB। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Suppose the time to service a page fault is on average 10 millisecond, ठीक है। पेज फॉल्ट की सर्विसिंग के लिए आपको 10 मिली सेकेंड्स देने पड़ रहे हैं, वाइल मेमोरी एक्सेस टाइम टेक्स 1 माइक्रोसेकेंड, देन अ 99.99% हिट रेशियो रिजल्ट्स इन एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ व्हाट। ये गेट 2000 का क्वेश्चन है। आप ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिएगा, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जब इस लेवल की तैयारी की है तो फिर ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो हमसे हो ही जाने, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ पेज मिस। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको हिट का रेशियो दिया हुआ है, हिट रेशियो आपसे कहा है। फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, परसेंटेज ऑफ पेज मिस इनटू टाइम टू सर्विस अ पेज फॉल्ट प्लस परसेंट ऑफ पेज हिट इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम को फाइंड करने का इन केस ऑफ योर पेजिंग, ठीक है। तो हमने वैल्यूज को हमें पुट कर देना है। तो आपका जो परसेंटेज ऑफ पेज मिस क्या है 0.01, हमने 1 में से इसको माइनस कर लिया है, इनटू 10, ठीक है। टाइम टू सर्विस अ पेज दैट इज
10 मिली सेकेंड्स, इसीलिए इसके साथ 1000 लिख दिया है। प्लस आपको क्या ऐड करना था, percentage of page hit into memory access time, so 99.99 into 1 upon 100, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, जो आपको आंसर मिला दैट इज 1.9999 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।